आरएल अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज के लिए जो हम आपके लिए सब्जेक्ट लेकर आए हैं वह है इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हर सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस का कलेक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में अगर वो सब्जेक्ट होगा तो ज़्यादातर चांस होंगे कि वहाँ से कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होते ही होते हैं। तो हमें उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखना चाहिए। आप अगर खुद ढूंढेंगे तो आपको कई घंटे उन क्वेश्चंस को ढूंढने में निकल जाएंगे। हमारे पास 15 से 20 मिनट आपको वो लगेगा, तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए हों और वहाँ पर आपका सब्जेक्ट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इंडियन एविडेंस एक्ट, तो 15 मिनट हमारे वीडियो को जरूर देखकर जाएं, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ पर कौन से क्वेश्चन रिपीट हो जाएं। तो अगर 1-2 क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो जाता है तो भी उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, प्लस आपके कॉन्फिडेंस में बहुत बढ़ोतरी होती है, जिसका फ़ायदा एग्ज़ाम के रिजल्ट पर मिलता ही मिलता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के लागू होने की सही तारीख है। देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और लगभग सभी कैंडिडेट इस क्वेश्चन को पढ़कर जरूर जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत बेसिक सी चीज़ होती है और हम इसको इग्नोर कर देते हैं। और आप देखिए इसको कितनी जगह पर, कहाँ, मतलब कितनी स्टेट में पूछा गया है। यूपी में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के एपीयू में, एमपी के एपीयू में इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है 15 मार्च 1872, दूसरा 1 सितंबर 1872, 1 जुलाई 1872 या 1 फरवरी 1872। देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो हमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि कब तो वो एक्ट बना और कब लागू हुआ। इन दोनों में हमें डिफरेंस बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि जो 2 डेट हैं जिन्होंने भी एविडेंस एक्ट को थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है वो जानते होंगे कि 15 मार्च 1872 और 1 सितंबर 1872 ये दोनों इंपॉर्टेंट डेट हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए। तो इसका जो सही आंसर है उसका आंसर है बी, 1 सितंबर 1872। 15 मार्च 1872 को बनकर तैयार हुआ था और ये लागू जो हुआ था 1 सितंबर 1872 को ही ये लागू हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम के किस उपबंध में उसी व्यवहार का भाग बनना शब्दों का प्रयोग हुआ। देखिए, हर सेक्शन में कुछ कीवर्ड होते हैं, जिन कीवर्ड की वजह से उस सेक्शन की पहचान होती है, तो हमें उन पर फोकस जरूर करना चाहिए जो उसके कीवर्ड होते हैं। तो ऐसे ही एक सेक्शन का कीवर्ड जो है वो है उसी व्यवहार का भाग बनना। ये शब्द किस सेक्शन में इस्तेमाल हुए हैं? इसके ऑप्शन हैं सेक्शन धारा 5 के अंतर्गत, धारा 6 के अंतर्गत, धारा 7 के अंतर्गत या धारा 8 के अंतर्गत। आप देखिए इस एग्जाम को कितनी बार पूछा गया है, कितनी बार रिपीट है। और बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसको नहीं रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है आंसर बी, धारा 6 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 किन तथ्यों के संबंध में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती? पहला ऑप्शन है हेतु, दूसरा है तैयारी, तीसरा है पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती आचरण और लास्ट है उपयुक्त सभी। देखिए, कई बार क्वेश्चन रिपीट है और अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, और वह अपना रिवीजन करने के लिए भी कि आपकी कितनी कमांड आपके सब्जेक्ट पर हो चुकी है, इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी करने ही चाहिए। तो इसका आंसर है आंसर डी, उपयुक्त सभी। जब भी हम इसको पढ़ते हैं तो इस सेक्शन का जो कॉन्टेक्स्ट का जो मतलब स्टार्टिंग ही है इसके कंटेंट की, उसी में लिखा है होता है कि मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। इंग्लिश में हेतु, तैयारी, पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती आचरण, सेक्शन 8 स्टार्ट ही इससे होती है, तो ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिनाख्त परेड सुसंगत है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी इंटरव्यू में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका ऑप्शन है साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत, साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत, साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत या लास्ट ऑप्शन है इसमें साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर है आंसर सी, साक्ष्य अधिनियम धारा 9 के
अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न धाराओं में से किसमें अन्यत्र उपस्थिति, जिसे हम प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं, उसका जो प्रावधान दिया गया है, प्रोविजन है, वो कौन सी सेक्शन में है? धारा 7 में है, धारा 6 में, धारा 4 में या धारा 11 में? देखिए, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड, बिहार में ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कैंडिडेट को कंफ्यूजन कहाँ होता है कि वो शनाख्त परेड और अन्यत्र उपस्थिति में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सेक्शन 9 में है और कौन सा सेक्शन 11 में है। अब यहाँ पर ऑप्शन सेक्शन 9 नहीं है, तो इसलिए आसान है थोड़ा सा सेक्शन 11 बताना। अगर इसमें सेक्शन 9 हो जाता तो कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो ही जाता। तो इसका आंसर है आंसर डी, सेक्शन 11 में, धारा 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की निम्नांकित धाराओं में से कौन सी धारा स्वीकृति को परिभाषित करती है? मतलब कि जो डेफिनेशन है स्वीकृति की, एडमिशन की, वो कौन से सेक्शन में है? तो सेक्शन 24, दूसरा ऑप्शन है धारा 31, तीसरा है धारा 17 या चौथा ऑप्शन है धारा 23। इसका आंसर है आंसर सी, धारा 17 में स्वीकृति की को परिभाषित किया गया। देखिए, अक्सर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सम स्वीकृति को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहाँ परिभाषित किया गया है। तो कुछ कैंडिडेट, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं सेक्शन 17 को लेकर। तो सम स्वीकृति की परिभाषा, कन्फेशन की परिभाषा इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं नहीं दे रखी है। तो इसमें कंफ्यूजन ना रखें और अपने माइंड में क्लियर रखें, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। तो सम स्वीकृति को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, स्वीकृति को किया गया है सेक्शन 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में पुलिस के समक्ष दी गई सम स्वीकृति ग्राह्य नहीं होती है? कि जो कन्फेशन है पुलिस के समक्ष जो दिया जाता है वो कब एडमिसेबल नहीं होता है? सेक्शन 25, सेक्शन 27, सेक्शन 41 या सेक्शन 17? इसका सही आंसर है धारा 25, यानी कि सेक्शन ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि धारा 25 में ये ग्राह्य नहीं होती है। नेक्स्ट सवाल है, स्वीकृतियां निश्चायक सबूत होती हैं, विबंध के रूप में परिवर्तित हो सकती हैं, हमेशा असंगत होती हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है विबंध के रूप में परिवर्तित हो सकती है, क्योंकि स्वीकृतियां जो है निश्चायक सबूत नहीं होती है, परंतु विबंध के रूप में परिवर्तित हो सकती है। ये अक्सर आपने पढ़ा होगा। तो इसका आंसर बी, विबंध के रूप में परिवर्तित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का वाद संबंधित है विबंध के सिद्धांत से, सह अपराधी से, मृत्युकालिक कथन से या प्रतिपरीक्षण से? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है इंडियन एविडेंस एक्ट का। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, या तो प्री में आए या मेंस में आए या फिर इंटरव्यू में आए। एविडेंस एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए। आप देखिए कितनी बार इसको पूछा गया, 2002, 2007, 2003, 2002 में, फिर उत्तरांचल में पूछा गया, एमपी में, यूपी में, कितनी बार पूछा गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है, ये पता होना चाहिए। और इसका सही जवाब है आंसर सी, मृत्युकालिक कथन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धाराओं में से निम्न किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता को बताया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है आपके सामने। 2013, 16, 8, 2015, 2010, 2002, 2008। देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम अक्सर मिस कर देते हैं। तो इसलिए जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम जरूर देखें, क्योंकि अब इतनी बार ये आ चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे कोई भी स्टेट उसको पूछेगा ही नहीं, तो कभी भी पूछा जा सकता है। आप इसकी इंपॉर्टेंस को इसी तरीके से समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है धारा 65 में, धारा 66 में, धारा 65A में या धारा 65ख में। इसका सही जवाब है आंसर डी, धारा 65ख में। तो इसको जरूर एक बार रिवीजन जरूर करके रखिए और इसको अपने बैरक में हाईलाइट जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रजिस्ट्रीकृत विल का निष्पादन सिद्ध करने के लिए, अगर कोई विल है जो रजिस्ट्रीकृत हो चुकी है, उसका एग्जीक्यूशन को सिद्ध करने के लिए क्या जरूरी है?
देखिए कई बार इसको भी एग्जाम में पूछा गया है, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी में पूछा गया है कि कम से कम 2 अनुप्रमाणक साक्षी का बुलाना आवश्यक है, कम से कम 1 अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक है, किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक नहीं है, या रजिस्ट्रार को बुलाना आवश्यक होगा। इसमें अक्सर हम क्या करते हैं कि भाई कम से कम 2 गवाह तो होने चाहिए, ऐसा हमको लगता है। और अक्सर इसमें जो कैंडिडेट गलती करके आते हैं या जो सिलेक्शन करके आते हैं वो यही कर आते हैं, जबकि इसका सही जवाब जो है वो 1 अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक होता है। इसका आंसर बी है। ठीक है, तो जो कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन है उन पर जो है फोकस आपका होना जरूरी है, उन पर खास ध्यान रखें। नेक्स्ट सवाल है कि साक्ष्य कितने वर्ष पुराना जो होगा विधि के अंतर्गत किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के संबंध में यह उपधारणा करने हेतु कि उस अभिलेख पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जो किसी विशिष्ट व्यक्ति का होना तात्पर्य है, ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है, अभिलेख होना चाहिए। कि अगर कोई ऐसा अभिलेख है जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, और उस पर उसके हस्ताक्षर हैं, जो माना जाए या जिसकी प्रिजम्पशन की जाए कि वे उसी ने किया है, तो कितने वर्ष पुराना होना जरूरी है? इसका आंसर है 3 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है आंसर सी, 5 वर्ष पुराना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें कि ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में बात कर रहा है, तो 5 वर्ष है। कभी कभी सिंपल अभिलेख के बारे में पूछ लेते हैं तो उसका आंसर अलग है, उसको इसमें कंफ्यूज मत करना होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार। देखिए धारा जरूर देखें कि कौन सी धारा के अंतर्गत है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक है कभी कभी बदलता है, कभी नहीं बदलता है, लगातार बदलता रहता है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब है सी, लगातार बदलता रहता है। तो जो भी अपनी बात कह देगा और साबित कर देगा तो अब दूसरे पक्षकार के ऊपर उसका भार चला जाता है कि वो साबित करे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विचारण में अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्पष्टीकरण करते हुए हत्या करने का अभियुक्त यह कथन करता है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण वह आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो गया, वह इस कारण उसने एक को लाठी की एक चोट पहुंचाई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। गंभीर और अचानक प्रकोपन को साबित करने का भार। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए कितनी बार पूछा गया, एमपी में, राजस्थान में, यूपी में, यूपी के एचजेएस में। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अभियोजन पर, बी है अनुसंधान करने वाली एजेंसी पर, सी है न्यायालय पर, और डी है अभियुक्त पर। यह क्वेश्चन सेक्शन 105 इंडियन एविडेंस एक्ट पर है, लेकिन क्वेश्चन को घुमाकर थोड़ा सा पूछा गया है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जनरल एक्सेप्शन को साबित करने का भार कौन सी सेक्शन में है, तो सेक्शन 105 है, और ये जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में ही ये आ सकता है। या उसके अलावा जो सेक्शन 30 के जो सेक्शन 300 के जो ऑप्शन है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया गया है, तो वहां पर सीधे सीधे बताया गया है कि अगर कोई इस बात का फायदा लेना चाहता है तो उसी को वो चीज साबित करनी होगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आंसर डी है। ये अभियुक्त पर होता है कि वो बताए कि गंभीर और अचानक प्रकोपन था और वो अपनी आत्मशक्ति से वंचित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है के पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था पर है कि किस पर होगा, अभियोजन पर होगा, अभियुक्त पर होगा, परिवादी पर होगा, या अभियोजन साक्षी पर होगा। तो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एमपी में, झारखंड में, उत्तराखंड में, तो इसका आंसर है आंसर बी, अभियुक्त पर। यह अभियुक्त पर है कि वही साबित करे कि उसके पास टिकट था। कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्ष्य अधिनियम का कौन सा प्रावधान कहता है कि विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजत्व का निश्चयात्मक सबूत है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, धारा 110, धारा 111, धारा 112। किसी ने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है इंडियन एविडेंस एक्ट को तो उसके लिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर है आंसर सी, धारा 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज मृत्यु के विषय में किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उपधारणा किया जा सकेगा, कि उपधारणा की जा सकेगी किस चीज की, दहेज मृत्यु की। देखिए कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, बिहार,
यूपी, उत्तराखंड, एमपी, कितनी स्टेट में इस क्वेश्चन को पूछा गया और रिपीट भी हुआ है। तो इसका ऑप्शन है 113 ए के तहत, 113 बी यानी कि 113 खे के तहत, या 114 के तहत, या 114 खे के तहत। बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन है इसमें। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर सी है, 113 बी के तहत इसमें उपधारणा की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा प्रावधान है, कि दहेज मृत्यु के बारे में जो उपधारणा है वो कहाँ पर दी गई है। धारा 111 ए, धारा 113 ए, धारा 113 बी, या धारा 113 सिंपल। इसका आंसर है धारा सी 113 बी, मतलब ऑप्शन सी है धारा 113 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन विबंध की कौन किस्म सम्मिलित नहीं है। किस तरह का जो विबंध है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। इच्छा द्वारा विबंध, विलेख के द्वारा विबंध, आचरण द्वारा विबंध, या अभिलेख द्वारा विबंध। इसका आंसर है आंसर ए, इच्छा द्वारा विबंध जो है ये सम्मिलित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलने में असमर्थ गवाह यदि न्यायालय में बयान लिखित में देता है तो उस स्थिति में उसका साक्ष्य समझा जाएगा। आप इसको देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। होता क्या है कि जो बोलने में असमर्थ है यानी कि गूंगा है, वो बोल नहीं सकता और वो लिखकर कोई कथन देता है, तो स्टूडेंट यही समझता है, कैंडिडेट यही समझता है कि लिखित में दे रहा है तो वो रिटर्न हुआ, दस्तावेज और रिटर्न हुआ तो दस्तावेजी साक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए देखिए इसको एमपी में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उत्तराखंड, एचजेएस तक में ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एमपी में एचजेएस में, यूपी के एचजेएस में, और दो बार, तीन बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वजह यही है कि जब बोलने में असमर्थ है और लिख कर दे रहा, लिखकर वो एक दस्तावेज पर लिख कर देगा तो लगता है कि वो एक लिखित मतलब दस्तावेजी साक्ष्य कहलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक मौखिक साक्ष्य की कैटेगरी में आता है। इसलिए इसका आंसर है आंसर ए, मौखिक साक्ष्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान जरूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में लोक कल्याण की भावना का सर्वोच्च विधि है सूत्र को समाहित किया गया है। कि कौन सा सूत्र है लोक कल्याण की भावना सर्वोच्च विधि है। धारा 119, धारा 120, धारा 123, या धारा 115। इसका आंसर है आंसर डी, धारा 115। नेक्स्ट सवाल है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किसका संबंध सह अपराधी से है। देखिए ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है धारा 30, दूसरा धारा 133, धारा 134, या धारा 29। इसका आंसर है आंसर बी, धारा 133। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सह अपराधी है, इसे हम सह अपराधी कहेंगे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इसमें कुछ जगह पर आयोग ने भी इसके आंसर अलग अलग माने हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट का वहाँ एग्जाम देने वाले हैं, किस स्टेट का एग्जाम देने वाले हैं और वहाँ उसने क्या माना है। फिर भी इसको जो सबसे ज़्यादा जो माना जाता है वो इसका जो ऑप्शन है गुप्तचर है, या उत्पीड़न के कारण रिश्वत देने वाला व्यक्ति है, ब्लास्टिंग से पीड़ित लड़की है, या वेश्या है। इसका आंसर डी है कि सह अपराधी है। कहीं पर वेश्या को सह अपराधी नहीं माना गया है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जगह माना गया है। तो इसका आंसर अगर ऑप्शन ये है तो इसका आंसर डी ही होगा, वेश्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए कितनी संख्या में साक्षी अपेक्षित हैं। देखिए धारा 134 से संबंधित क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है, एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी आवश्यक है, दस्तावेजों के मामले में 2 साक्षी आवश्यक हैं, एक पक्षकार एवं एक साक्षी आवश्यक है। तो कहीं पर भी ये संख्या निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए सेक्शन 134 के आधार पर अगर हम इसका आंसर देंगे तो इसका आंसर ए है, कोई विशिष्ट संख्या जो है अपेक्षित नहीं है, कितनी भी संख्या हो सकती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25, जो है किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए साक्ष्यों की संख्या होनी चाहिए। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
2, 1, 3 या कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। हमने ये जो कलेक्शन किया है वो कई घंटे की मेहनत के बाद किया गया है। आपको अलग से टाइम वेस्ट ना करना पड़े और आपको एक जगह 15 या 20 मिनट की वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जगह मिल जाएं। ये हमारी कोशिश है और अगर आपको लगता है कि हाँ इससे आपको कोई फ़ायदा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। इसका आंसर है आंसर डी कि कोई विशेष संख्या अपेक्षित नहीं है। जैसा कि मैंने कहा सेक्शन 134 के पर यह आधारित है। नेक्स्ट, आप कौन से सब्जेक्ट के इस तरह क्वेश्चन जानना चाहते हैं कि जो बार बार पूछे गए हों, एक कौन सी सीरीज में, मतलब कौन सा सब्जेक्ट आप ऐसा चाहते हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोशिश करेंगे कि हम उसको लेकर आएँ। धन्यवाद।